नमस्कार, स्वीकार कीजिए सुखपाल सिंह का अर्थव्यवस्था पर विदेशी कर्ज का बोझ। आज विश्लेषण करेंगे, देखते हैं विस्तार से। इन दिनों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ रहे बाहरी वित्तीय ऋण के प्रभाव को दर्शाया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत पर बाहरी वित्तीय ऋण के पुनर्भुगतान का दबाव लगातार बना हुआ है। इसके विभिन्न तरह के आर्थिक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखे जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले 109 मुल्कों को उनकी अर्थव्यवस्था में बाहरी वित्तीय ऋण के प्रभाव को विश्लेषित किया है। ये बताना जरूरी है कि विश्व बैंक की सोच के मद्देनज़र निम्न मध्यम वर्गीय आय वाले देश वे सब हैं जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $1100 से लेकर $4515 के मध्य है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 वर्षों में इन देशों पर भारी वित्तीय ऋण का भार 55% की दर से बढ़ रहा है। 2013 में इन देशों पर बाहरी वित्तीय ऋण 57-13 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2023 के अंत तक बढ़कर 88-37 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वर्ष 2021 में इस वित्तीय ऋण में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई थी। कोरोना काल के कारण तब स्थिति गंभीर थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। भारत पर बाहरी वित्तीय ऋण के ब्याज की लागत पिछले एक वर्ष में 90% से अधिक बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में ब्याज की लागत 23% के आसपास थी, जो अब 92% दर्ज हुई है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष की गणना के मुताबिक है और इस आंकड़े से स्पष्ट है कि अगर एक वर्ष में ऋण की लागत या ब्याज का पुनर्भुगतान करीब दोगुना देना पड़े तो कि यकीन इसका नकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में विकास की दर पर भी देखने को मिलेगा। अब यह समझना है कि कोशिश करनी होगी कि वित्तीय ऋण की लागत एकाएक क्यों बढ़ रही है। दरअसल अमेरिका की आर्थिक नीतियों का दबदबा सबसे मुख्य कारण है। कोरोना के दौरान अमेरिका में महंगाई उच्च स्तर पर चली गई थी। कोरोना सरकार ने मंदी की आशंका को रोकने के लिए समाज में वित्तीय तरलता को बहुत बढ़ा दिया था। कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती महंगाई दर काबू करने की थी। इसी कारण बीते 2-3 वर्षों से अमेरिका में वित्तीय नीतियों में बहुत कठोरता देखी गई। मसलन ब्याज नीतियों में बिल्कुल बदलाव नहीं देखने को मिला, जिससे रिजर्व बैंक ने भी अरसे से अपने यहाँ रेपो रेट में कमी नहीं की। अमेरिकी नीतियों के कारण यह भी देखा गया है कि डॉलर भारतीय रुपये के मुकाबले काफ़ी मजबूत रहा है। आंकड़े इस बात की गवाही शायद नहीं देते कि भारतीय रुपया पिछले कुछ वर्षों में बहुत कमज़ोर हुआ है। अब यह 85 के स्तर को भी पार कर गया है। इस बारे में राजग सरकार के प्रथम कार्यकाल में रहे एक मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बीते दिनों इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि रिजर्व बैंक ने पिछले 1-2 वर्षों में भारतीय घरेलू ब्याज बाजार में करीबन 150 अरब डॉलर बेचा है, ताकि डॉलर की तुलना में रुपया अधिक नीचे न जाए। इस स्थिति का दूसरा पक्ष यह है कि डॉलर रुपये की तुलना में बहुत अधिक मजबूत रहा और भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी ऋण का भुगतान चूँकि डॉलर से भी में ही करना होता है, तो इस कारण ब्याज की लागत पिछले एक वर्ष में 90% से अधिक बढ़ गई है। जीडीपी की दौड़ में 5वें पायदान से ऊपर उठने के लिए विकास का दर लगातार 7% या इसके आसपास बना रहना आवश्यक है। हालांकि बीते दिनों जब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के परिणाम सामने आए तो खुद आरबीआई ने विकास दर के पूर्वानुमान को कम कर दिया। अब यह 7% से नीचे अनुमानित की गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें 109 देशों का विश्लेषण किया गया है, उसमें दक्षिण एशियाई देशों के बारे में यह बताया गया है कि इसमें विदेशी ऋण का भार और उसके ब्याज की लागत लगातार बढ़ रही है। इन देशों में मुख्य भारत और बांग्लादेश शामिल किए गए हैं। आज अगर राजग सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल और वर्तमान तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को देखा जाए तो पूंजीगत खर्चों पर इस सरकार ने बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी की है। 10 लाख डॉलर तक इस खर्च को 10 लाख करोड़ तक इस खर्च को बजट में आवंटित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की अल्पाय और सामाजिक विकास की कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर आवंटित बजट में कमी नहीं की जा सकती। अगर बाहरी ऋण के ब्याज की लागत इस तरह बढ़ती रही तो इसका परिणाम दुष्प्रभाव सरकार की पूंजीगत खर्चों की नीतियों पर देखने को मिलेगा।
इस पक्ष पर यह चर्चा जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिना बाहरी ऋण के या बाहरी ऋण में कमी करके विकास दर को बनाए रख सकती है। तो यह हमें समझना होगा कि बिना बाहरी ऋण के आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर आर्थिक विकास की बागडोर आज सरकार के कंधे पर है। हालांकि बीते 2-3 दशक में निजी निवेश देश में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय चूँकि बहुत कम है, इसलिए आर्थिक बचत भी बहुत कम है। आंकड़े के मुताबिक 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 84 अरब डॉलर का वित्तीय ऋण था। वहीं आर्थिक सुधारों की शुरुआती अवस्था का दौर था। एक दशक बाद 2001 में यह ऋण बढ़कर 100 अरब डॉलर से ऊपर निकल गया। अगले एक दशक में इसमें अप्रत्याशित रूप से दोगुनी वृद्धि हुई और वित्तीय ऋण 300 अरब डॉलर से अधिक हो गया। राजग सरकार के प्रथम कार्यकाल यानी वर्ष 2014 में यह करीब 440 अरब डॉलर था और कोरोना के काल 2020 में यह 558 अरब डॉलर पर टिका था। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी में बाहरी वित्तीय ऋण 646 अरब डॉलर है। इस वित्तीय ऋण का 77% दीर्घकालीन यानी लंबी अवधि के लिए लिया गया ऋण है, बाकी बचा 23% अल्प अवधि का ऋण है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी वित्तीय ऋण का करीब 1/3 हिस्सा वर्ल्ड बैंक, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य बड़ी वित्तीय संस्थानों से लिया हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत को अब तेजी से अपने निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ताकि विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक संग्रहण हो। साथ ही रुपये की विदेशी बाजार में स्थायित्व भी काम करना होगा, अन्यथा बाहरी वित्तीय ऋण का भार भारत की आर्थिक नीतियों में आने वाले समय में अपना दुष्प्रभाव छोड़ने लगेगा। इस बात का भी संभावना है कि इसका दुष्प्रभाव घरेलू बाजार में वित्तीय तरलता में कमी में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन की। क्रोध का भोजन विवेक है और इसीलिए क्रोध से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी।